अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप तो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारे प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के सब्जेक्ट में हम लीगल एस्पेक्ट्स वाले स्लाइड्स को रीड आउट कर रहे थे। तो इसमें हमने हर तरह के ये लॉज जो हैं, लेजिस्लेचर्स जो हैं, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट्स जो हैं, वो हमने देख लिए थे। तो हमने उनके बारे में डिस्कशन कर ली है ऑलरेडी। तो स्लाइड नंबर 14 है लीगल एस्पेक्ट्स की। स्लाइड्स में से ही बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब कुछ इसमें अंदर सम टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं लाइक लॉ ऑफ लिमिटेशंस, जुरिस्डिक्शन। ये क्या चीज़ें हैं, इसको हम रीड आउट कर लेते हैं। लॉ ऑफ लिमिटेशन, जी नाम लिमिटेशन के नाम से पता चल रहा है कि हद, लिमिटेड कोई चीज़ है जिस जो कि थोड़ी देर की, मतलब लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके ऊपर। Objective of the law of limitation is to regulate the course and manner for providing relief or remedy. So objective of limitation का मतलब ये है कि जो आपके कोर्स रेगुलेट कर रहे हो, आपने एक लॉ बना लिया है, जो आप एक मैनर बना रहे हो, रिलीफ और रेमेडी कर रहे हो, तो मतलब वो लिमिटेड होनी चाहिए। वेयर सब्सटेंटिव राइट्स आर पास्ड इन लिटिगेशन। सब्सटेंटिव आपका लॉ है ना, उसमें सारी जो भी जितने भी लॉ एग्जिस्ट करते हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं। द पॉलिसी ऑफ द लॉ ऑफ लिमिटेशन इज़ टू इनकरेज प्रॉम्प्टिट्यूड इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ रेमेडीज़। तो इसने जो आपकी लिमिटेशंस है, एक हद बतानी है कि ये जो माशरे में काम हो रहे हैं, क्राइम्स हो रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ आपको कैसे लिमिटेशंस रखनी है। It doesn't create any right but merely prescribes a period of enforceability of such rights. So इसका मतलब ये नहीं है कि कोई राइट क्रिएट करना, ठीक है, इसका मतलब राइट नहीं है, ये तो लॉ ऑफ लिमिटेशन है। राइट्स बन चुके हैं, आप उसके ऊपर क्या लिमिटेड चीज़ लगा रहे हो, क्या इन्फोर्स कर रहे हो, जो लगे हुए राइट्स हैं उसके ऊपर क्या प्रिस्क्राइब्स प्रिकॉशंस प्रोवाइड कर रहे हो। एक्चुअली राइट्स नहीं है ये क्रिएट कर रहे हैं, हम लिमिटेशंस क्रिएट कर रहे हैं उस राइट्स के ऊपर। ओके, देन आते हैं जुरिस्डिक्शन मीन्स द लीगल अथॉरिटी टू एडमिनिस्टर जस्टिस इज इन अकॉर्डेंस विद द मीन्स प्रोवाइडेड बाय लॉ एंड सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन इम्पोज बाय लॉ। तो जुरिस्डिक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है जी, क्या इसका मतलब होता है। जुरिस्डिक्शन का मतलब ही होता है दायरा कार, मतलब एक सर्कल के अंदर रह के आपने अपने लिमिटेड अपने लॉज को देखना समझना, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजीज है। दायरा कार मतलब एक सर्कल है। मीन्स द लीगल अथॉरिटी टू एडमिनिस्टर जस्टिस इन अकॉर्डिंग विद द मीन्स प्रोवाइडेड बाय लॉ एंड सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय लॉ। सो जो भी आपने लॉ इम्पोज किया गया है, आपको उसकी लिमिटेशंस को देखना, उसके अकॉर्डिंग्स में जो फैसला करना, उस दायरे कार के अंदर रह के आपने अपनी लिमिटेड एरिया के अंदर रह के, लिमिटेड थिंग के अंदर रह के, बाउंड्री के अंदर रह के हमने अपनी अथॉरिटी को देखना है, वो भी लीगल अथॉरिटी। एन ऑर्डर पास्ड विदाउट जुरिस्डिक्शन इज़ अवॉइड एंड इज़ a nullity in the eyes of law and may be disregarded। मतलब ये कि अगर कोई गैर मंजूर शुदा चीज़ है, तो मतलब जिसको आपने ओके नहीं किया हुआ, जो कि अवॉइड मतलब लॉ के ख़िलाफ़ है, ठीक है, तो उसको हम डिसरिगार्ड कर सकते हैं, उसको स्किप किया जा सकता है। वो दायरा कार के अंदर नहीं है तो आप उसके ख़िलाफ़ बात कर सकते हैं, और उसे स्किप करना लाजमी चाहिए, बिकॉज़ आपने अपनी लिमिटेड जो चीज़ आपको प्रोवाइड किया, आपको लॉ प्रोवाइड किया, इम्पोज किया गया था, आपने उसकी खिलाफ वर्जी की है, तो ये पनिशमेंट के ही इक्वल होता है। तो देन ये इसके अंदर रीजनल जुरिस्डिक्शन किस टाइप के दायरा कार हो सकते हैं, आपके किस टाइप की लिमिटेशन हो सकती हैं। और रीजनल जुरिस्डिक्शन हेयरिंग अ केस इन द फर्स्ट इंस्टेंस,
ओरिजिनल रजिस्ट्री मतलब आपने जो पहली दफ़ा सुन लिया है वो आपको उसको फिलफिल करना, ठीक है। एक ये तो है, आपने पहली दफ़ा सुन लिया फर्स्ट इंस्टेंस, एक ही बार में उसको कंप्लीट करना। एक होता है अपीलेट, मतलब अपील, अपील होता है ना, अपील जरिस्डिक्शन, हेयरिंग अ केस अगेंस्ट द डिसीजन। तो ये अपील है किसके खिलाफ, मतलब अगेंस्ट था, मतलब ये नहीं है कि खिलाफ वर्जी कर रहा है, ये उस डिसीजन है उसके मुतबादिल कि हमने उसके लिए यूज़ करना है। ऑफ द सब ऑर्डिनेट कोर्ट और फॉरम की अपील, ये एपलेट वही वर्ड है अपील की टर्म में हम यूज़ कर रहे हैं कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं कोर्ट और फॉरम में, वो है आपका ये दायरा कार कि आपने कोर्ट में किस तरीके से जो है वो चलना है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मतलब एक इलाका, एक एरिया, जिसमें जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। टेरिटोरियल का मतलब यही होता है इलाका का, एरिया। द जियोग्राफिकल एरिया ओवर विच अ कोर्ट और गवर्नमेंट बॉडी हैज़ द पावर एंड राइट टू एक्सरसाइज अथॉरिटी। तो मतलब आपकी जो जियोग्राफिकल एरिया है, कोर्ट और गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, क्या पावर है, क्या राइट्स हैं जो आपको अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। पिक्यूनियरी jurisdiction means the financial limitations on hearing a case, मतलब खसूसी जो ख़ास होते हैं, फाइनेंशियल लिमिटेशंस, ठीक है जी। फाइनेंशियल आपके पैसों से रिलेटेड क्या लिमिटेशंस हैं। जनरल लॉ वर्सेस स्पेशल लॉ। जनरल लॉ इज़ द लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। तो जैसे समूथ लॉ है, मतलब जनरल है, ओवरऑल सब के लिए। स्पेशल लॉ, स्पेशल लॉ अब ये होता है कि जब कोई मतलब किसी के लिए स्पेशल सब्जेक्ट, एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर हमें अचानक से लगाना पड़ जाए। इज़ अ लॉ एप्लीकेबल टू अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट, एक ख़ास सब्जेक्ट के लिए, एक स्पेशल सब्जेक्ट के लिए। स्पेशल लॉ प्रीवेल जनरल लॉ। सो स्पेशल लॉ के अंदर ही जो है वो जनरल लॉ भी इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि जनरल लॉ वाली आपकी लिमिटेशन जो है वो स्पेशल लॉ के अंदर भी फुलफिल होंगी। ओके जी, ये है लीगल सिस्टम, सिस्टम ऑफ कोर्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो है वो लीगल सिस्टम है ये, मतलब उसका एक हायरार्की है, उसका फ्लो चार्ट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हाई कोर्ट, फेडरल, शरीयत कोर्ट, सर्विस ट्रिब्यूनल्स। तो मतलब ये इस तरह इसकी डिवीज़न है, ठीक है। शरीयत के मुताबिक क्या हाई कोर्ट क्या कहता है, और जो उसकी सर्विसेज हैं ट्राइब्यूनल्स वो क्या है। अब ये ट्राइब्यूनल्स ये चीज़ है कि आप जो उसकी सर्विसेज हैं, जैसे कि कोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट फर्दर डिवाइड होता है, जिसमें आपके आते हैं कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, कि कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, उसके बाद सेशन जज होते हैं। फिर उसके बाद हाई कोर्ट जो है वो स्पेशल कोर्ट्स भी होते हैं, स्पेशल केसेस के लिए स्पेशल कोर्ट्स होते हैं। देन आपके जो सेशनल जज और कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपके सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स का कंसेप्ट होता है। तो मतलब ये जो सेशन होते हैं ये सिविल और आपके क्रिमिनल कोर्ट से रेलिवेंट है। सिविल तो आप लोगों को पता है, क्रिमिनल भी आप लोगों को ऑलरेडी हम लॉ डिस्कस कर चुके हुए हैं। सिविल में तो ये चीज़ आ जाती है कि स्पेशल जो पर्पस के लिए हम यूज़ करें, क्योंकि ये भी वही चीज़ ही है कि एक पार्टिकुलर चीज़ के लिए हम वो लॉ जो है बनाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्रिमिनल कोर्ट वो भी आपको पता है क्राइम हो रहा है तो उसकी पनिशमेंट भी तो लाजमी है, तो इसलिए इसको कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज कहते हैं। तो ये था आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पूरा सिस्टम कि ये इलीगल एस्पेक्ट्स उसके कैसे काम करते हैं। वेयर डज़ द लॉ कम फ्रॉम। अब आपके जो लॉ है वो कहाँ से, क्या मतलब है, क्या कहाँ से आते हैं, कहाँ से हम उसको चूज़ करते हैं। कॉमन लॉ, ट्रेडिशनल लॉ डैट इज़ नॉट रिटन डाउन बट विच डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस जजमेंट ऑफ द जजेस एंड प्रेसिडेंट्स। तो ट्रेडिशनल लॉ हम इसको राइट डाउन नहीं कर रहे होते कि भाई जो ये न्यू लॉ है बस ये चलते आएंगे। कॉमन लॉ है, पहले से जो चलते आ रहे हैं, जजमेंट्स की हुई हैं, जजेस और प्रेसिडेंट्स ने बना दिए हैं, वो हमें फुलफिल करने पड़ते हैं। तो यहाँ से हमें जो है वो कॉमन लॉ फ्राहम होते हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं।
स्टेट्यूट ला लेड डाउन बाय द एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, ये किसने बनाते? पार्लियामेंट होती है आपकी, उन्होंने ये जो ला है उसके ऊपर एक्ट्स परफॉर्म करने होते हैं। ऑफन रेफर टू एज अ लेजिस्लेशन, मतलब इसको हम कानून साजी पूरा सिस्टम कहते हैं जो पार्लियामेंट काम करता है। देन आते हैं आपके दी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। पाकिस्तान में क्या प्रोसेस है इसका? प्रोविंशियल असम्बलीज़, नेशनल असम्बलीज, सेनेट। अब आपको ये पूरी डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है ना, तो इस तरह आपके नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है। तो लीगल एस्पेक्ट्स के अंदर ये सारे टर्म्स इंक्लूडेड है। प्रोविंशियल असम्बलीज़ होती हैं, नेशनल असम्बलीज़ होती हैं, सेनेट होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको डिटेल बताने की ज़रूरत है ये क्या चीज़ें हैं। ये ला जो डिफ़ाइन करने होते हैं इन्होंने ही करने होते हैं। उसके बाद आते हैं आपके लॉ एंड एथिक्स। When law tells us to do or not to do something, ठीक है, वो हमें जो लॉ है, कानून है, वो बता रहे होते हैं कुछ करना है कुछ नहीं, मतलब हमें हर चीज़ की हाँ ना बता रहे होते हैं। एथिक्स भी जो है ऑलरेडी पूरा एक वे ऑफ स्टाइल होता है बताने का कि क्या ट्रुथ है क्या नहीं। It implies that a recognized authority has decided that the action that allows or prohibits is of benefits to the society in some way, मतलब हमें जो भी रिकॉग्नाइज़ करता है अथॉरिटी हमें डिसाइड करवाता है कि जो भी एक्शन आपने परफॉर्म करना है उसके क्या बेनिफिट हैं अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, क्या नुकसान हैं, वो हर चीज़ हमें लॉ और एथिक्स के अंदर ऑलरेडी बता दी जाते हैं। It often happens that an ethical principle was used prior to a law construction. तो जो भी आपके एथिकल प्रिंसिपल हैं वो किसके अकॉर्डिंग यूज़ हो रहे हैं? जो भी लॉ की तमीरदारी होती है, मतलब लॉ को बना दिया तो फिर उसी के लिए अकॉर्डिंग हम उसके एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल अ जनरली एक्सेप्टेड एथिकल प्रिंसिपल, अगर हम एक एथिकल प्रिंसिपल लेते हैं, लेट्स सपोज करते हैं दैट वी शुड हेल्प अदर, तो हमें दूसरों की क्या है हेल्प करनी चाहिए। इन नीड लीड्स टू गुड स्मॉरिटन लॉज, लाइक प्रोटेक्शन के टर्म में आते हैं ये, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल हु हेल्प्स आर इंजर्ड पर्सन। स्मार्टन लॉ यही होते हैं कि हम कैसे किसी दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। अब हमें तो हमारे लाज पता है, ठीक है, उसमें आप किसी को कैसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं, कोई आपसे फेयर ना हो, मतलब आप मतलब डरे ना आपसे, आप दूसरे को प्रोटेक्ट करें। एक्चुअली पर्पज़ यही होता है कि लोगों से ही लोग डरते हैं और लोगों से ही जो है उनको प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, प्रोटेक्शन हमें कहाँ से मिली होती है? हमारे घर से प्रोटेक्शन मिल रही होती है, हमारे पेरेंट्स से प्रोटेक्शन मिल रही होती है, हमें हमारे लाइक अगर लड़की की शादी हो जाती है तो उनको उनके हस्बैंड से प्रोटेक्शन चाहिए होती है। तो ये सिक्योरिटी प्रोटेक्शन जो है वो हमें अकॉर्डिंग टू एथिकल देनी चाहिए। द फैक्ट दैट लॉ इज़ ग्राउंडेड इन एथिकल प्रिंसिपल मेक्स लॉ आ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एथिकल डिसीजन मेकिंग। सो जो आपका लॉ है और उसकी जो एथिकल प्रिंसिपल है वो क्या बनाते हैं? मेक्स आ लॉ गुड। आपके जो लॉ है उसको फुलफिल करने के लिए ना एक अच्छा पॉइंट है, अगर आप एक अच्छा फैक्ट लेते हो, बेस से उठाते हो, किस पर्पज़ के लिए लॉ यूज़ करोगे, लॉ के अकॉर्डिंग चलोगे तो आप एथिकल डिसीजन मेकिंग कर सकोगे। अगर आप कानून की खिलाफ वर्जी करोगे तो आपको एथिकल और नॉन एथिकल जो चीज़ें हैं उसके बारे में नहीं पता चलेगा, मतलब क्या लीगल है और क्या इलीगल है इसके बारे में समझ नहीं आएगी। सो यहाँ पे लॉ और एथिक्स ही कंटिन्यू है। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा एक चार्ट दिखाया हुआ है एक टेबल की फॉर्म में। 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट में है जी एक्ट डैट इज़ एथिकल एंड लीगल, ऐसे परफॉर्म करो, एथिकल और लीगल दो काम करने हैं, एक्ट एथिकल एंड लीगल, ठीक है, दोनों ही प्योर है। फिर दूसरा है एक्ट डैट इज़ एथिकल बट नॉट लीगल, एथिकल करो लेकिन लीगल ना हो। थर्ड है जी एक्ट डैट इज़ अनएथिकल बट लीगल, अनएथिकल कर रहे हो लेकिन अकॉर्डिंग टू वो लीगल था। फोर्थ पॉइंट है एक्ट डैट इज़ नॉट एथिकल नॉट लीगल। अब ये 4 ही टर्म्स हो सकती हैं ना, 4 ही टर्म्स हो सकती हैं इन चारों सिचुएशन में, और तो कोई सिचुएशन नहीं अकर हो सकती। यही 4 हैं जो हम फुलफ़िल कर सकते हैं। तो फिर दोनों ही सारे काम इलीगल करो, एथिकल करो,
अब देखो लीगल, नॉट लीगल, एथिकल, नॉन एथिकल, यही चारों टर्म्स को इसमें डिस्कस किया गया। तो इनको याद करने का बड़ा अच्छा ट्रिक है ये। एथिकल, एथिकल, यस, एथिकल और लीगल हो, एथिकल और नॉट लीगल हो, नॉन एथिकल और लीगल हो, नॉट एथिकल और नॉट लीगल हो, यही 4 सिचुएशन होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती हैं, इससे कम नहीं है। ओके जी स्टूडेंट्स, बाकी हम यही नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, कंटिन्यू रहेगा। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।